नमस्कार साथियों, आज मैं बात कर रही हूँ वर्डिक्ट न्यूज़ सियासी हलचल से। मैं आज बात करूँगी उत्तर प्रदेश के राजनीतिक हलचल पर। जो उत्तर प्रदेश में राजनीति बदल रही है, जो राष्ट्रीय लोक दल है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। हमारे साथ हैं डॉक्टर भारत भूषण जी, जो सामाजिक चिंतक हैं, और ओपी यादव जी, चुनाव विश्लेषक। आज उन दोनों लोग चर्चा करेंगे राष्ट्रीय लोक दल पे। राष्ट्रीय लोक दल के इस ताज़ा अपडेट पे आप लोगों का क्या मत है? देखिए मैम, उत्तर प्रदेश की राजनीति में और ख़ासकर देश की राजनीति में जो ये डेवलपमेंट हुआ है, निश्चित तौर पर इंडिया गठबंधन के लिए और एनडीए गठबंधन के लिए दोनों के अलग अलग निहितार्थ हैं, इसके आयाम हैं, इसके पैरामीटर्स हैं। निश्चित तौर पर डॉक्टर साहब मैं मानता हूँ कि ये जो अपडेट हुआ है, खासकर इसकी जो रूपरेखा थी, जो ग्राउंड था, बहुत पहले से ही तैयार हो रहा था। हाँ, ये बात तो आपकी सही है। इसके बारे में जहाँ तक बहुत पहले जाया जाए, पिछले विधानसभा के जब चुनाव हो रहे थे, बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट थे राष्ट्रीय लोकदल के विधानसभा में जो समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट थे, और सिंबल था हैंडपंप नल राष्ट्रीय लोकदल के सिंबल पर, और यहीं से जयंत चौधरी असहज हो गए थे। और धीरे धीरे, चूंकि उसके बाद एक बहुत बड़ा, एक तरह से कहिए कि सियासी एहसान जो लालू यादव ने राजनीतिक तौर पर रामविलास पासवान पर जो राजनीतिक रूप से वो शून्य हो गए थे, तब किया था उनको राज्यसभा भेज के। सेम उसी तरह अखिलेश यादव ने, जिनके मात्र 12-14 विधायक हैं और पार्लियामेंट में, राज्यसभा या विधान परिषद जाने के लिए 32 से लेकर 40 विधायकों के आसपास, कहीं 37-32 विधायकों की जरूरत पड़ती है, तो बड़ा राजनीतिक एहसान किया था। उस एहसान के आभा मंडल में जयंत चौधरी बहुत ज़्यादा रिएक्ट नहीं कर पा रहे थे, लेकिन गंगा यमुना से बहुत पानी बह चुका है। जयंत चौधरी, ये तो परिणीति है, जयंत चौधरी को इस स्टेज पर आना ही था। हाँ, ये बात तो सही है, लेकिन अब इसके पीछे जो कारण है, जो निहितार्थ निकाले जा सकते हैं, ये जो समसामयिक तौर पर जो घटना घटित हुई है कि चौधरी चरण सिंह जी को जो भारत रत्न दिया गया है, इसकी मांग तो बहुत दिनों से थी, और वर्तमान जो सत्ता है वो भी 10 साल से सियासी तौर पे काबिज है देश की सत्ता पर। तो ये निर्णय पहले भी लिए जा सकते थे, लेकिन इसी समय निर्णय लिया गया, तो इस पर बहुत सारी कड़ी जुड़ती है एक साथ। उस पर आपका क्या मानना है? देखिए, निश्चित तौर पर जो उत्तर प्रदेश है, लगभग 80 पार्लियामेंट और बिहार की 40 पार्लियामेंट, 120 पार्लियामेंट सेगमेंट पर, और जिस तरह से जनता दल यूनाइटेड, राष्ट्रीय जनता दल ने सरकार बनाई, बीजेपी के फोल्ड से नीतीश कुमार हटे, और पूरे 5 साल, अगले साल बिहार असेंबली के चुनाव हैं, तो देखिए आप, कई बार बड़ा डेवलपमेंट हुआ। तो कर्पूरी ठाकुर को देना, और समाजवादी आंदोलन के लिए किसान कमेरा की सियासत, पिछड़े दलित किसानों के लिए किसान कमेरा और किसान मजदूर की सियासत को एक तरह से, जाटलैंड को भी एक तरह से समायोजित करने के, और पूरी हिंदी हार्टलैंड की पट्टी, यहाँ तक अखंड बिहार, झारखंड और बिहार और उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिंदी हार्टलैंड की पूरी पट्टी को प्रभावित करने की जो प्रक्रिया थी, और जो किसान आंदोलन हुआ था, जो प्रधानमंत्री को बैकफुट पर जाना पड़ा, किसानों की अकाली दल जो अलग गई, ये भी एक बड़ा रीज़न था किसान आंदोलन का। तो अभी जैसे चर्चा है कि स्वामीनाथन साहब को भी भारत रत्न दिया जा सकता है, तो एक तरह से हाँ, तो एक इससे, और अकाली दल का भी एक सुगबुगाहट है कि अकाली दल, देखिए शुरुआती दौर में भारतीय जनता पार्टी ने जब अलायंस पॉलिटिक्स करना शुरू किया, यूपीए एनडीए की बात हुई, वो दौर जब जॉर्ज फर्नांडिस साहब एनडीए के संयोजक हुआ करते थे, शरद यादव जी, अकाली दल और शिवसेना सबसे पुराने साथी हैं, और शिवसेना का एक घटक तो भारतीय जनता पार्टी के साथ सरकार में है, दूसरे घटक की भी साथ आने की चर्चा, अकाली दल की भी साथ आने की चर्चा, क्योंकि अकाली दल ने बीएसपी के साथ चुनाव लड़ा और बिल्कुल नेस्तनाबूद हो गई। तो निश्चित तौर पर सर्वाइवल ऑफ द फाइटेस्ट, डार्विनवाद सियासत का एक अहम पहलू है, और मुझे लगता है कि जयंत चौधरी को भी लग रहा था कि उत्तर प्रदेश की जो सियासी तस्वीर है, तकदीर है, बहुत कुछ बनने नहीं जा रही है। और जो उनकी पारिवारिक पृष्ठभूमि रही, चौधरी अजीत सिंह के बारे में भी आपने देखा, वो कांग्रेस में भी उन्होंने मर्जर किया,
खाद्य मंत्री बने, फूड मिनिस्टर बने नरसिम्हा राव की सरकार में, जनता दल में उद्योग मंत्री के रूप में रहे और उसके बाद में अटल जी की सरकार में वो रहे। काफ़ी कुछ डेवलपमेंट चौधरी अजीत सिंह का रहा और निश्चित तौर पर कहा उन्होंने पार्टी भी बनाई, भारतीय किसान कामगार पार्टी भी बनाई। और आपको याद होगा कि महेंद्र सिंह टिकैत साहब ने जब मुलायम सिंह यादव और चौधरी अजीत सिंह में एका कराई थी, किसी बड़े पत्रकार ने उनसे कहा कि ये एका पर आप क्या कहेंगे, तो उन्होंने कहा कि किसान और मजदूर की जो इज्जत और असमत दांव पर होती है तो छोटे मोटे जो मतभेद हैं वो गौण हो जाते हैं। लेकिन आज देखिए तो निश्चित तौर पर जो ये जो फैसला है ये, और दूसरा भारतीय जनता पार्टी एक ऐसा पोर्शन है, किसान का मेरा का पोर्शन, किसान मजदूर का पोर्शन, उस पर इंटरनली काफ़ी लंबे समय से अमित शाह जी के जेर क़यादत में काम कर रही थी और उसी नक्शे कदम पर भारतीय जनता पार्टी के रणनीतिकार आगे बढ़े। नहीं, जैसे इसके इन सारे घटनाक्रम के गर्भ में अगर एक चीज़ ये देखी जाए तो जहाँ तक मैं दृष्टि डाल पा रहा हूँ कि जो देश के बड़े सियासी घराने हैं जी और उनकी जो विरासत है वर्तमान समय में नई पीढ़ी के हाथ में, चाहे वो दूसरी पीढ़ी हो चाहे तीसरी पीढ़ी हो। जैसे उदाहरण के तौर पर ले सकते हैं कि जैन साहब चौधरी साहब की तीसरी पीढ़ी में हैं, अखिलेश जी हैं, तेजस्वी जी हैं, ठाकरे जी हैं, तमाम ऐसी राजनीतिक घराने हैं। वहाँ अगर हरियाणा में चले जाइए चौटाला फैमिली है, और राजस्थान में चले जाइए तो पायलट जी हैं, सचिन पायलट हैं। तो ये जो राजनीतिक घरानों की नई पीढ़ियां हैं, तो जो इन पीढ़ियों की जो पुरानी विरासत रही है और उसके जो प्रतिनिधि रहे, उनके अंदर जो तेवर था, देश की सियासत में लड़ने का जो मादा था, जज्बा था, नई लकीर खींचने की जो उनके अंदर ताकत थी, उनकी एक विचार थी और एक सोच थी, उनकी धार थी, सियासी धार, चल सकते हैं, सामाजिक धार, नई लकीर खींच सकते हैं, हम कारवा बना सकते हैं, देश की सियासत को बदल सकते हैं, सत्ता को बदल सकते हैं, ये उनके अंदर तेवर था। लेकिन नई पीढ़ी कहीं न कहीं मुझे लगता है, आपको नहीं लगता है कि वो कहीं सेफ जोन में रहना चाहती है, वो तेवर नहीं दिखा पा रही? देखिए, लोक दल चौधरी चरण सिंह जी ने दलित मजदूर किसान पार्टी बनाई, लोक दल बनाया, भारतीय क्रांति दल बनाई। आप उन सारे दलों को देखिए, लोक दल अखिल भारतीय दल था, आज राष्ट्रीय लोक दल 2-3 जिलों की पार्टी बन के रह गई है। जयंत चौधरी साहब या उनकी पार्टी के रणनीतिकारों को सोचना पड़ेगा, और जिस पार्टी के साथ वो गए हैं, जाने का फैसला किया। एक बड़ी बात बनाओ, 1980 में जब भारतीय जनता पार्टी का जन्म हुआ, लाल कृष्ण आडवाणी साहब, अटल जी ने, मुरली मनोहर जोशी, बलराज मधोक साहब, भारतीय जनसंघ जब बलराज मधोक साहब के जेर क़यादत में जनता पार्टी में मर्जर हुई, जनता पार्टी बनी। दोहरी सदस्यता का मुद्दा किसने उठाया था? वो थे चौधरी साहब। चौधरी साहब ने कहा कि आरएसएस और जनता पार्टी दोनों के मेंबरान बन के आप नहीं रह सकते। मजबूरन अटल जी को, आडवाणी साहब को भारतीय जनता पार्टी बनाना पड़ा। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ या भारतीय जनता पार्टी के रणनीतिकार, आज परिस्थितियां अलग हैं, जरूरत अलग की है, लेकिन वैचारिक तौर पर क्या भारतीय जनता पार्टी वही पुरानी भारतीय जनसंघ है? क्या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ एक्सेप्ट कर पाएगा? क्योंकि चौधरी चरण सिंह जी के पोते हैं चौधरी जयंत साहब, और जो दोहरी सदस्यता का मुद्दा है, क्या पुराने भारतीय जनता पार्टी के नेता नहीं जानते कितने दिन एक्सेप्ट करेंगे, कितना डेवलप करेंगे? ये भविष्य के गर्भ में। ये बात बिल्कुल सही है आपकी। तो साथियों, हम फिर मिलेंगे एक नए सियासी सफर में। आज बस इतना है। पूछना चाहती हूँ कि जैसे जयंत चौधरी जी गए हैं बीजेपी में, तो उनका रोल जो बीजेपी में केंद्र में क्या होगा और उत्तर प्रदेश में उनका राजनीतिक जो है क्या होगा, राजनीतिक भविष्य? देखिए, उत्तर प्रदेश की विधानसभा में 12-14 विधायक हैं राष्ट्रीय लोक दल के, तो निश्चित तौर पर हो सकता है कि उत्तर प्रदेश में लखनऊ की सरकार में उनका पार्टिसिपेशन हो। ओम प्रकाश राजभर साहब की पार्टी भी उनके साथ गई है, बीजेपी के साथ पाइपलाइन में चीज़ें चल रही हैं। अभी उनका मिनिस्ट्रियल बर्थ को लेकर के कोई नया डेवलपमेंट नहीं हुआ है, लेकिन हो सकता है कि उत्तर प्रदेश में कुछ लोग मिनिस्ट्रियल बर्थ पा जाएं राष्ट्रीय लोक दल के, और सेंटर में भी हो सकता है उनको कृषि मंत्री, खाद्य मंत्री बना करके, खासकर जाट लैंड में, चाहे राजस्थान की जाट लैंड है, चाहे दिल्ली की है, चाहे हरियाणा की है, चाहे पश्चिम उत्तर प्रदेश की है, मध्य प्रदेश की है, जो जाट लैंड है उसको एक बड़ा मैसेज, किसान लॉबी को बड़ा मैसेज भारतीय जनता पार्टी कर सकती है। ये सारे राजनीतिक पंडित इसको मानते हैं कि ऐसी संभावनाएं हैं। दूसरा, जो उत्तर प्रदेश में जैसे अखिलेश यादव ने अपने एक्स के माध्यम से घोषित किया कि अलायंस हो गया है, और अलायंस बिगड़ने का एक बड़ा कारण था जो मीडिया के गलियारों में भी है।
सहारनपुर जहाँ करीब 10-11 हज़ार वोट से चौधरी साहब, मुजफ्फरनगर जहाँ 10-11 हज़ार वोट से चौधरी साहब हारे थे पिछला पार्लियामेंट का चुनाव। बीएसपी और समाजवादी पार्टी राष्ट्रीय लोकदल अलायंस में थी। और मुजफ्फरनगर में जैसे पंकज मलिक साहब विधायक हैं समाजवादी पार्टी के, कांग्रेस से आए। हरिंदर मलिक साहब राज्यसभा में रहे हैं, कांग्रेस में भी एक ज़माने में बहुत सक्रिय रहे और बड़े जाट नेता माने जाते हैं, समाजवादी पार्टी के साथ हैं। तो जिस दिन बैठक हो रही थी लखनऊ में, ऐसी चर्चा है कि हरिंदर मलिक साहब को अखिलेश यादव जी ने बुला लिया और जैन साहब चूंकि मुजफ्फरनगर खुद अपने लोगों को लड़ाना चाह रहे थे, हाँ व्यक्तिगत इंटरेस्ट था मुजफ्फरनगर में, और अखिलेश यादव जी पिछले विधानसभा की तर्ज पर हरिंदर मलिक साहब राष्ट्रीय लोकदल के कैंडिडेचर के रूप में चुनाव लड़ाना चाहते थे। जैसे कैराना है, मुनव्वर हसन साहब की बेटी है नाहिद हसन, विधायक हैं समाजवादी पार्टी की, उनकी बहन इकरा हसन को राष्ट्रीय लोकदल के सिंबल पर कैंडिडेट समाजवादी पार्टी का। इस तरह कई पार्लियामेंट सीटों पर इस तरह का एक रोड मैप, इंटरनल रोड मैप समाजवादी पार्टी का था। और और मैं मानता हूं कि बहुत इंटरनली ये जो पैक्ट हुआ है, ये राष्ट्रीय लोकदल के भी जो नंबर 2 नंबर 3 के सियासतदान हैं वो भी नहीं जान पाए कितना बड़ा डेवलपमेंट होने जा रहा। समाजवादी पार्टी में ही दूसरे तीसरे जो अखिलेश यादव जी के बाद फैसले लेने में शामिल हैं, उन लोगों को भी नहीं पता था कि कोई इस तरह का डेवलपमेंट हो रहा। तो निश्चित तौर पर सह और मात का खेल बड़े लंबे समय से चल रहा था और अभी गंगा यमुना से बहुत पानी बहना बाकी है। राष्ट्रीय लोकदल की तर्ज पे और भी भारतीय जनता पार्टी के रणनीतिकार और भी कई इस तरह की घटनाएं, जैसे अकाली दल की चर्चा है, शिवसेना की चर्चा है, चंद्रबाबू नायडू की चर्चा है। हम बात करते रहेंगे सियासी हलचल पे, लेकिन निश्चित तौर पर देश के सियासी तापमान में राष्ट्रीय लोकदल के अपडेट ने बढ़ोतरी कर दी। बिल्कुल सही। साथियों, आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। आगे फिर मिलते हैं। नमस्कार।